हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुद्गल बायोलॉजी में। आज की वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र। ये जो टॉपिक है अपना लिंक है पहली वाली वीडियो इकोलॉजी से। इकोलॉजी जो अपना चल रहा है बेसिक थर्ड ईयर के अंदर जूलॉजी में चल रहा है अपना इकोलॉजी, उसके अंदर हमने पहले वीडियो में इकोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ा। आज हम इकोसिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, आज की वीडियो के अंदर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। देखिए, अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो उन्हें लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। क्योंकि देखिए अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है कुछ दिन से कि नोटिफिकेशन है वो आपके पास नहीं जा रहे हैं। अगर आपने बेल आइकन प्रेस कर रखा है तो एक बार एक काम करिए, आप उसको दोबारा से ऑफ करिए, फिर दोबारा से ऑल नोटिफिकेशन पे जाके ऑन करिए। तो इससे क्या आपको नोटिफिकेशन आने लग जाएंगे मेरी वीडियोज़ के। थैंक यू सो मच। तो ऐसा आप कर लीजिए। और एक चीज़ हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं नई, जैसे ही हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमने इसी स्लाइड में आगे 5 क्वेश्चंस रखे हैं। उन क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा विद ऑप्शंस और आपको उनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में देने हैं। और जिस भी स्टूडेंट के क्वेश्चन सारे के सारे सही होंगे आंसर, और जितने भी लोग हैं सबकी कमेंट नेक्स्ट वीडियो में रखी जाएगी आपकी, ठीक। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए इस जो पिक्चर है आपको काफ़ी डिटेल में इसमें बताया गया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक चीज़ आपको दिखाई दे रही है सबसे ऊपर, सनलाइट एंड हीट, ठीक है। सनलाइट आपको दिखाई दे रही है, सूरज से लाइट आ रही है। उसके अलावा यहाँ पे टर्माइट माउस दिखाई दे रहा है, यानी कि ये जो दीमक है उनके घर है, दीमक जो घर बना लेती है। इधर अपन देखें तो इंसेक्ट्स हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। ये कंगारू है, ये स्कॉर्पियन है, ये केकड़ा है, ये घोंगा है, ये मेंढक है, ठीक है। ये फंजाई है और ये रोटिंग लोग है, लकड़ी पड़ी है इसके ऊपर फंजाई आ रही है। ये कुछ छोटी मोटी झाड़ियाँ हैं, ठीक है। और ये प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं बड़े बड़े, ठीक है। और इसके अलावा अगर यदि हम इस वाटर की बात करें तो इस वाटर में देखिए ये स्कॉर्पियन है यानी बिच्छू आपको दिख रहा है। इसके बाद ये एल्गी है, एल्गी के बाद कुछ प्रोटोजोअन्स हैं छोटे छोटे से। इसके अलावा ये फिशेज हमें दिखाई दे रही हैं, बैक्टीरियाज हमें दिख रहे हैं, प्लैंकटन हमें दिख रहे हैं छोटे मोटे। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। अब ये इन सब के बीच हो क्या रहा है दरअसल, देखिए ये एक पर्टिकुलर क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ आसपास हमें सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ हमें जितनी भी चीज़ें नीचे की तरफ धरती पे दिखाई दे रही हैं, ये इंसेक्ट्स हो गए, टर्माइट माउस, फंजाई, प्लैंकटन, बैक्टीरिया, ये सब क्या है, ये सब बायोटिक फैक्टर्स हैं, यानी कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सारे के सारे, ठीक है। तो ये चीज़ क्या हो गई, ये बायोटिक फैक्टर हो गए। और ऊपर की तरफ जो हमें सनलाइट एंड हीट दिखाई दे रही है, ये हमें एबायोटिक फैक्टर हम इसे मानते हैं, ठीक है। अब बायोटिक और एबायोटिक का मतलब क्या है कि जिन जीवों में जो जीव है, सजीव है, उनको बायोटिक फैक्टर कहते हैं, और जिनमें जीव सजीव नहीं है उनको एबायोटिक फैक्टर कहते हैं, या पर्यावरणीय या भौतिक पर्यावरण कारक कहते हैं। जैसे कि आपको सनलाइट दिखाई दे रही है, ये सनलाइट धरती पर आ रही है, प्लांट्स आ रही है, तो ये फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं और अपना भोजन ये बना पा रहे हैं। इसी तरीके से ये जो आपका एटमॉस्फेयर है, ये पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ का कुछ टेम्परेचर होगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ एयर होगी। तो ये सारी चीज़ें जो टेम्परेचर, एयर है, सनलाइट है, हीट है, ये सब चीज़ क्या है, ए बायोटिक फैक्टर के अंदर हम कवर अप करते हैं। तो अब देखिए हम समझना क्या चाह रहे हैं कि ए बायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर्स ये दोनों चीज़ें आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। इस इंटरेक्शन को ही अपन क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। इस सिंपल वे में मैंने आपको समझाया है कि इकोसिस्टम क्या है, बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर के आपस में इंटरेक्शन को ही क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। चलिए हम इस वीडियो में क्या क्या चीज़ कवर करेंगे। सबसे पहले अपन इकोसिस्टम की मीनिंग देखेंगे, यानी पारिस्थितिकी तंत्र का अर्थ क्या होता है। उसके बाद अपन प्रॉपर्टीज ऑफ इकोसिस्टम देखेंगे, यानी पारिस्थितिकी तंत्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। उसके बाद अपन इकोसिस्टम के प्रकार देखेंगे, कितने प्रकार के इकोसिस्टम हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पारिस्थितिकी तंत्र का अर्थ, यानी कि मीनिंग ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो शब्द है, पारिस्थितिकी तंत्र, ये शब्द का सबसे पहले हम देखते हैं कि किसने इसका प्रयोग किया। तो सर्वप्रथम प्रयोग किया एजी टेंसले ने। एजी टेंसले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसका प्रयोग किया 1935 के अंदर। इससे पहले हमने एक शब्द पढ़ा इकोलॉजी, इकोसिस्टम से पहले इकोलॉजी शब्द पढ़ा। उस शब्द का जो यूज़ किया सर्वप्रथम वो किया था अर्नेस्ट हैकल ने, ठीक है। और इकोसिस्टम जो शब्द है इसका यूज़ कर रहे हैं सबसे पहले कौन, एजी टेंसले। तो ये दो चीज़ें हमें याद करनी है, इकोसिस्टम और इकोलॉजी। काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से जनरल नॉलेज वगैरह में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम एक सिंपल सी डेफिनेशन की बात करते हैं, समझाने के लिए डेफिनेशन दी गई है। क्या है देखिए कि परितंत्र प्रकृति की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है जिसमें इसके जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच होने वाली जटिल क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। देखिए हम एक चीज़ का एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले कि आप लोगों सब जानते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है
उसकी जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है वो क्या होती है, सेल होती है, कोशिका होती है। इसी तरीके से हम जो आसपास सब कुछ देख रहे हैं हम कहते हैं नेचर है, नेचर है। तो ये नेचर है, इसकी भी एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। उसी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट को अपन क्या कहते हैं, परितंत्र कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, या फिर हम कहें इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से हमारी जो सेल होती है उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उसी तरीके से किसी भी परितंत्र के दो कंपोनेंट होते हैं, एक बायोटिक फैक्टर होता है और एक एबायोटिक फैक्टर होता है। दोनों कंपोनेंट्स में से कोई भी कंपोनेंट का यदि कम या ज़्यादा हो जाए किसी भी लेवल पर, तो वहाँ से फिर ये जो पूरा हम कहें इकोसिस्टम है वो प्रभावित हो सकता है। तो समझ में क्या आया हमें यहाँ तक कि जो बायोटिक फैक्टर है, एबायोटिक फैक्टर है, दोनों के बीच में क्या होती है, जटिल संक्रियाएं होती हैं या फिर जटिल क्रियाएं होती हैं, जिसे अपन कहते हैं इंटरेक्शन कहते हैं अपन। ठीक है, तो इस पॉइंट से हमारे क्या समझ में आया कि नेचर है, उसकी जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, परितंत्र है, यानी कि इकोसिस्टम है। और इकोसिस्टम के जो फैक्टर मैंने आपको बताया अभी, जैविक कारक या अजैविक कारक, जैविक घटक, अजैविक घटक, बायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर, इन दोनों के बीच में कुछ संक्रियाएं होती हैं, जटिल क्रियाएं होती हैं, इंट्रैक्शन होते हैं, और इसी को सम्मिलित रूप से अपन क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कह देते हैं। एक सिस्टम बन जाता है, इसी को अपन क्या कह देते हैं, इकोसिस्टम कह देते हैं। अगले पॉइंट की तरफ हम आते हैं। 1963 के अंदर एक साइंटिस्ट हुए ओडम, काफ़ी नाम है इनका इकोसिस्टम इकोलॉजी के अंदर। तो ओडम के अनुसार इन्होंने क्या परिभाषा दी अपनी डेफिनेशन पारितंत्र की, इकोसिस्टम की। पारितंत्र पारिस्थितिकी की मूल क्रियात्मक इकाई है जिसमें जैविक समुदाय और अजैविक वातावरण दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। देखिए, इन्होंने कोई खास बात नहीं बताई, बस ऊपर वाली जो परिभाषा होती है को थोड़ा सा सरल बनाया कि जो इकोसिस्टम है वो पारिस्थितिकी की मूल क्रियात्मक इकाई है, यानी इकोसिस्टम है वो इकोलॉजी की मेन फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, ये इन्होंने बताया, जिसमें कि आपके जो जैविक कम्युनिटी है और अजैविक एनवायरनमेंट है, दोनों आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। वही बात है, जैविक फैक्टर कह लीजिए या जैविक कम्युनिटी कह लीजिए या अजैविक एनवायरनमेंट कह लीजिए या अजैविक फैक्टर कह लीजिए, दोनों एक ही चीज़ है और दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यानी दोनों के बीच में सब क्रियाएं होंगी, इंटरेक्शन होंगे, तभी वो एक दूसरे को प्रभावित कर पाएंगे। ये ओडम ने सबसे पहले बताया था, किसके बारे में, इकोसिस्टम के बारे में। और इन्होंने बताया कि जो इकोसिस्टम है वो इकोलॉजी की मेन फंक्शनल यूनिट है, यानी कि मूल क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, इसी तरीके से देखिए क्या है कि परितंत्र का आकार एक छोटी बूंद, छोटी पानी की बूंद से लेकर विशाल जंगल या महासागर तक हो सकता है। ये समझिए, हमने इससे पहले जो पिक्चर देखी उस पिक्चर के अंदर हमने देखा एक पॉन्ड है, ठीक है, तालाब है, उसमें कई सारे जीव हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। हम आपसे कहते हैं, मैं आपसे कहता हूँ कि आप एक उस पॉन्ड के पास जाइए और वहाँ से थोड़ा सा पानी लेके आइए। उस थोड़े से पानी में से मैं आपको एक पानी की ड्रॉप देता हूँ, तो उस ड्रॉप के अंदर जब हम देखते हैं तो उस ड्रॉप के अंदर देखिए क्या है। सबसे पहले हम बायोटिक फैक्टर की बात करते हैं, तो बायोटिक फैक्टर में उसके अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आपका हम कहें बैक्टीरिया है, प्रोटिस्टा है, एल्गीज हैं, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। तो ये सब क्या है, उसके बायोटिक फैक्टर्स हो गए। यदि हम उसके एबायोटिक फैक्टर की बात करें तो उसमें देखिए जो पानी की बूंद है, उस पानी की बूंद का कुछ टेम्परेचर होगा, ठीक है। उसके अलावा वो पानी की बूंद है तो उसमें कुछ हम कहें ह्यूमिडिटी भी होगी, ह्यूमिडिटी होगी तो उसके अलावा उसमें कुछ एयर भी होगी। तो हमने देखा कि हमें बायोटिक फैक्टर भी मिल गए, उसके अलावा हमने एबायोटिक फैक्टर भी उसके देख लिए। तो हम क्या समझते आ रहे हैं स्टार्टिंग से कि बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर जहाँ हमें मिल जाए और उनके बीच में यदि क्रिया हो रही है तो वो एक इकोसिस्टम बन जाता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पानी की जो छोटी बूंद है उसमें बायोटिक फैक्टर है, एबायोटिक फैक्टर है, तो दोनों के बीच में कॉमन सी बात है कि दोनों के बीच में इंटरेक्शन भी होगा और इंटरेक्शन होगा तो वो एक इकोसिस्टम बन जाएगा। तो क्या कह रहा है कि परितंत्र का आकार एक छोटी पानी की बूंद, यानी कि पानी की बूंद के अंदर भी हमने इकोसिस्टम को देखा, इकोसिस्टम बन गया। और जब पानी की बूंद के अंदर इकोसिस्टम बन जाता है तो किसी विशाल जंगल या विशाल लार्जेस्ट फॉरेस्ट की हम बात करें तो वहाँ पर तो कई सारे एनिमल्स हैं देखने को हमें मिलते हैं, कई ऑर्गेनिज्म हैं, कई प्लांट हैं, और उसके अलावा वहाँ पे एयर भी हम देखते हैं, उसका हीट भी होता है। कई बारिश वाले जो वन हैं जहाँ पे वर्षा पड़ती रहती है वहाँ पानी भी हमें देखने को मिलता है और बारिश भी वहाँ होती रहती है। तो वो तो एक इकोसिस्टम बन ही जाएगा जब एक छोटी पानी की बूंद इकोसिस्टम बना सकती है। इसी प्रकार से महासागर है यानी कि समुद्र है, उसके अंदर भी अपन इकोसिस्टम की बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स अपन देख सकते हैं। ठीक है, तो परितंत्र का जो आकार है वो एक छोटी बूंद से लेकर विशाल जंगल या महासागर तक हो सकता है। ये क्या है, परितंत्र का हमने एक सिंपल अर्थ देखा। ठीक है, कि परितंत्र क्या होता है, क्या क्या उसकी डेफिनेशन है, किसने सबसे पहले उसको यूज किया। आगे चलते हैं तो सेकंड पॉइंट आता है पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता, यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो इकोसिस्टम के अंदर होती हैं। क्या है, देखिए प्रत्येक तंत्र धरातल पर अपना एक निश्चित क्षेत्र रखता है। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या है कि हम बात कर रहे हैं, दो शब्द है हमारे पास, इकोसिस्टम और इकोलॉजी। जब हमने इकोलॉजी पढ़ी इससे पहले वाले वीडियो में, वहाँ हमने क्या बताया कि
इस प्रकृति में रहने वाले जितने भी जीव हैं उनके आसपास का जितना भी वातावरण है उसमें होने वाला जो इंटरेक्शन है उसे हम कहेंगे इकोलॉजी। लेकिन जब हम इकोसिस्टम पर आ जाते हैं तो इकोसिस्टम में हमारा जो क्षेत्र है वो निर्धारित हो जाता है। ठीक है, एक निर्धारित हम एक क्षेत्र को निर्धारित कर देते हैं, यानी कि यदि हम कह रहे हैं कि महासागर में कोई इकोसिस्टम बन रहा है तो हमने सिर्फ उस समुद्र की सीमाएं बांध दी कि हमने सिर्फ एक पर्टिकुलर क्षेत्र में जाके हमने बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर के इंटरेक्शन को देखा। तो क्या हम कह सकते हैं कि धरातल पर जो इकोसिस्टम उसका क्षेत्र निर्धारित हो गया? इसी तरीके से हम बात करते हैं, हम आपने सुना होगा वन का पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो एक पर्टिकुलर वन यानी कि पर्टिकुलर एरिया हमने कवर अप कर दिया कि इसके अंदर जितने भी एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, इसके अंदर जो बायोटिक फैक्टर हैं, एबायोटिक फैक्टर हैं, उनके हमें इंटरेक्शन देखना है आपस में। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो इकोसिस्टम है उसका क्षेत्र है वो निर्धारित होता है, धरातल पर अपना एक क्षेत्र निर्धारित होता है। पहले पॉइंट का मतलब ये है। दूसरे पॉइंट की तरफ अपन बढ़ते हैं कि प्रत्येक तंत्र के 3 संघटक होते हैं, ऊर्जा, जैविक, अजैविक अर्थात भौतिक वातावरण। देखिए मैंने आपको बताया 2, बायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर। ये जो एनर्जी है ये बेसिक तो कहाँ आती है? एबायोटिक फैक्टर के अंदर ही आती है। लेकिन जब हम आगे इकोसिस्टम में बढ़ेंगे, इस चैप्टर के अंदर जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ऊर्जा जो है, एनर्जी जो है, उसका काफ़ी मेजर रोल इकोसिस्टम यानी इकोलॉजी के अंदर होता है। तो इसलिए हमने इसको एक अलग कंपोनेंट्स के रूप में रख लिया। बाकी हम पढ़ते इसको अजैविक के अंदर ही हैं। और इस तरीके से हम कहें कोई भी इकोसिस्टम उसके 3 संगठन हो जाते हैं, बायोटिक यानी कि जैविक, अजैविक एबायोटिक फैक्टर अर्थात जो उसका आसपास का एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है वो। और हम बात करते हैं कि 3 संगठक हो जाते हैं उसके, ठीक है, और एक ऊर्जा हो गई आपकी। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं तो अगला पॉइंट आता है तीनों संगठनों के मध्य अंतक्रिया होती है, संगठकों के मध्य अंतक्रिया होती है, इंटरेक्शन होता है तीनों कंपोनेंट्स के मध्य। साथ ही साथ विभिन्न जीवों के मध्य भी पारस्परिक क्रियाएं होती रहती हैं। देखिए क्या कि एक चीज़ तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर के मध्य हम कह रहे हैं कि कोई अंतक्रिया और इंटरेक्शन होता है। लेकिन कई इंटरेक्शन ऐसे होते हैं जो बायोटिक फैक्टर में आपस में ही इंटरेक्शन होते हैं। जैसे कि देखिए कोई प्लांट है, उस प्लांट जैसे कोई घास है, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है, घास है, उसको बकरी खा रही है, ठीक है, तो वो दोनों क्या है? बायोटिक फैक्टर है। बकरी भी एक बायोटिक फैक्टर में आएगी और हम कहें घास भी बायोटिक फैक्टर है। तो दोनों में अंतक्रिया हो रही है, यानी कि वो उसका भोजन ले रहा है, वो उससे निर्भर है, ठीक है। तो इस तरह की अंतक्रिया तीनों संगठनों के मध्य भी होती है और साथ ही साथ विभिन्न जीवों के मध्य भी आपस में इंटरकनेक्शन होता रहता है। अगले पॉइंट पे आते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र किसी स्थान विशेष के समस्त जीवधारियों एवं उसके भौतिक पर्यावरण का योग होता है। देखिए क्या कि मैंने आपको पहले वाले पॉइंट में बताया था कि इसका जो क्षेत्र निर्धारित होता है तो किसी स्थान विशेष की बात करते हैं। तो स्थान विशेष मान के चलिए हम एक तालाब की बात कर लेते हैं, समझने में आसानी होगी। हमने पहले वाले पिक्चर में तालाब की बात की, तो उस तालाब में जितने भी जीवधारी थे, ठीक है, और उसके आसपास का जो भौतिक वातावरण था, यानी कि सन भी वहाँ से एनर्जी हमें दे रहा था, उनको दे रहा था एनर्जी, और उसके अलावा कुछ हीट था, कुछ टेम्परेचर था, उसके अलावा उस एटमॉस्फेयर में एयर थी। तो जो वहाँ का फिजिकल एनवायरनमेंट है, उसके अलावा जो उस पॉन्ड में रहने वाले जो जितने भी समस्त जीवधारी हैं उनका जो योग है उसी को अपन क्या कहेंगे? इकोसिस्टम कहेंगे। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले वो पिक्चर दिखाई थी, ठीक है। तो इकोसिस्टम का मतलब क्या हो गया? किसी स्थान विशेष। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हम जब इकोसिस्टम की बात करेंगे तो किसी विशेष स्थान की बात करेंगे, एक निश्चित क्षेत्र होगा हमारे पास, ठीक है। चलिए, जैविक संगठकों या अजैविक संगठनों के भीतर किसी भी एक संगठन की कमी या अधिकता पूरे तंत्र को प्रभावित कर देती है। बहुत सही चीज़ है। देखिए क्या, हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी में कई सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे हम पानी को ले लें तो पानी की यदि हमारी बॉडी के अंदर अधिकता हो जाए या कमी हो जाए तो दोनों ही हमारे लिए नुकसानदायक हैं। कमी हो जाएगी तो भी हमारा जो सिस्टम है वो प्रभावित होगा, और ज़्यादा हो जाएगी तो भी हमारा सिस्टम जो है वो प्रभावित होगा। तो इसी तरीके से इकोसिस्टम में है, यदि एबायोटिक फैक्टर या बायोटिक फैक्टर दोनों में से कोई भी फैक्टर यदि कमी हो जाए या उसकी ज़्यादा अधिकता हो जाए तो वहीं पर वो जो सिस्टम है वो गड़बड़ा जाएगा। तो ये 5 विशेषताएं थी। विशेषताएं काफ़ी सारी हैं लेकिन समझाने के लिए 5 विशेषताएं आपके लिए काफ़ी हैं। तो इकोसिस्टम की आई होप आपको समझ में आ गया होगा इकोसिस्टम। चलिए, अब हम इकोसिस्टम के प्रकार देखते हैं कि इकोसिस्टम कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार हम देखते हैं तो मेनली 2 प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र होता है, इकोसिस्टम होता है। सबसे पहले होता है आपका नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा होता है कि मैन मेड या फिर हम कहें आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो प्राकृतिक जो होता है वो प्रकृति के द्वारा हम कहें नियंत्रित होता है, यानी कि इसमें ह्यूमन का बिल्कुल भी रोल नहीं है, ना वो कुछ कर सकता है ना ही वो कर पाएगा, ठीक है। तो ये जो भी है ये नेचर अपने हिसाब से या फिर हम कहें जो प्रकृति है वो अपने हिसाब से इसको कंट्रोल करती है, क्या करना है क्या नहीं करना है। दूसरा हम बात करें कृत्रिम आर्टिफिशियल, तो ये प्रॉपर एक मैन मेड ही होता है, यानी इसमें ह्यूमन ही कमती बढ़ती जो भी उसे करना होता है वो कर सकता है।
तो जो कृत्रिम इकोसिस्टम होता है, पारिस्थितिकी तंत्र होता है, वो मानव निर्मित होता है पहली चीज़। जैसे कि उदाहरण की बात करें, एक्वेरियम, खेत, बगीचा। खेत बगीचा तो आप सब लोग जानते होंगे बड़े आसानी से। एक्वेरियम की हम बात करें तो इसे हिंदी में कहते हैं मछली घर। आपने देखा होगा कि एक कांच का बॉक्स सा बना होता है, उसमें मछलियाँ रहती हैं और उसमें पानी भरा हुआ है, उसमें लाइट वाइट जलती है। तो वो किस तरीके से इकोसिस्टम बन जाता है वो समझिए कि उसके अंदर मछली है, ठीक है, और जब मछली है तो उसमें जब पानी भरा हुआ है तो उसमें कुछ ऑर्गेनिज्म भी होंगे, जैसे बैक्टीरिया वगैरह, जो कि हमें दिखाई नहीं देते। तो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके अंदर हैं। उसके अलावा हम एबायोटिक फैक्टर की यदि बात करें तो वहाँ पर देखिए हम सन की लाइट भी आती है। उसके अलावा उस पानी का या उसके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर उसका कुछ टेम्परेचर भी होता है, ठीक है, और एनर्जी भी वहाँ पर होती है। तो इस तरीके की एयर भी होती है। तो इस तरीके की एबायोटिक फैक्टर भी हमने वहाँ देखने को मिले, और बायोटिक फैक्टर उस पानी के बॉक्स के अंदर है ही। तो क्या हम उसे इकोसिस्टम कह सकते हैं? बिल्कुल हम उसे इकोसिस्टम कह सकते हैं। तो वो जो इकोसिस्टम है वो ह्यूमन मेड इकोसिस्टम है, ठीक है। तो इसलिए हमने उसे आर्टिफिशियल या फिर हम ह्यूमन मेड इकोसिस्टम के अंदर रखा। इस पर पूरा कंट्रोल जो किसका होता है? मानव का इसके अंदर पूरा कंट्रोल होता है, ठीक है। चलिए हम नेचुरल की तरफ बढ़ते हैं, प्राकृतिक। तो प्राकृतिक जो इकोसिस्टम है वो दो प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है स्थलीय और दूसरा होता है जलीय। स्थलीय का मतलब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और जलीय का मतलब एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है। स्थलीय की हम बात करते हैं तो स्थलीय देखिए 3 प्रकार के स्थलीय इकोसिस्टम होते हैं, जैसे कि घास का मैदान, पारिस्थितिकी तंत्र। घास के मैदान पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है कि एक घास का मैदान है, वहाँ कई सारे एनिमल्स हैं, ठीक है, रह रहे हैं, और एक पर्टिकुलर क्षेत्र है वहाँ पर हम देखते हैं कि एबायोटिक फैक्टर भी कई सारे हो जाते हैं, जैसे कि सन की लाइट आ रही है, एनर्जी वगैरह, और टेम्परेचर होगा वहाँ पर, और एयर होगी। तो ये सारी चीज़ें एबायोटिक फैक्टर के रूप में वहाँ पर होंगी और दोनों के बीच इंट्रैक्शन होगा तो एक इकोसिस्टम बन जाएगा। उसी प्रकार से फॉरेस्ट की हम बात करते हैं और मरुस्थल की भी हम बात करते हैं। तो रेगिस्तान भी एक प्रकार का क्या है? इकोसिस्टम वहाँ पर बन जाता है, क्योंकि वहाँ पर रहने वाले जीव अलग हैं, वहाँ का टेम्परेचर अलग है, वहाँ की एयर अलग है, वहाँ पे सनलाइट है वो ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। तो ये क्या है? मरुस्थलीय इकोसिस्टम बन जाता है। इसी प्रकार से फॉरेस्ट का इकोसिस्टम, इसी प्रकार से एक सिंपल घास का मैदान का इकोसिस्टम, ये क्या है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। दूसरा होता है एक्वेटिक, हम कहें एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब आप एक कहेंगे कि सर टेरेस्ट्रियल हो गया, एक्वेटिक हो गया, लेकिन एरियल नहीं है, यानी कि वायवीय। तो वायवीय इसलिए नहीं है क्योंकि वायु में कोई भी जो फैक्टर है, बायोटिक जो फैक्टर होते हैं, जो जीव होते हैं, वो निवास नहीं करते जी, यानी कि वो विचरण करने के लिए चले जाएंगे, लेकिन आना उनको या तो स्थल पे पड़ेगा या जल में आएंगे वो, ठीक है। तो 2 ही स्थान पे जाकर उनका इकोसिस्टम जो है वो कंप्लीट हो सकता है। वहाँ पर उनकी सभी चीज़ें, जरूरत की चीज़ें पूरी नहीं हो सकती। जैसे कोई चिड़िया है, कोई पक्षी है, वो हवा में उड़ेगा, ठीक है, तो कितनी देर उड़ेगा? घंटे 2 घंटे जाएगा, इधर उधर जाएगा, लेकिन उतरेगा तो वो स्थल पे ही, या फिर वो उतरेगा वो जल में, ठीक है। 2 ही चीज़ें उसे देखने को, 2 ही स्थान उसको मिलते हैं। तो इसलिए वायवीय जो इकोसिस्टम है वो नहीं बन पाता है। चलिए कि हम बात करते हैं तो जल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखिए, सबसे पहला होता है अलवणीय जल, यानी कि मीठा पानी, और दूसरा होता है लवणीय, यानी कि सॉल्टी वाटर, ठीक है। तो जो अलवणीय जल होता है, यानी कि इसमें लवण नहीं पाए जाते, सॉल्ट नहीं पाए जाते, और दूसरा होता है लवणीय जल, जिसमें कि सॉल्ट पाए जाते हैं। अलवणीय जल में जैसे कि तालाब, जो हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा, पहली वाली पिक्चर में देखा इससे पहले, दूसरा नदी, झरने, झील, मीठे पानी की जो झीलें हैं, तो ये सब क्या बनाती है? अलवणीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र बनाती हैं, ठीक है, इकोसिस्टम बनाती है। इसी तरीके से लवणीय जल की हम पारिस्थितिक तंत्र की बात करते हैं, जैसे समुद्र हो गए, लवणीय झीलें हो गई, तो इनके बीच में, इनमें रहने वाले जितने भी एनिमल्स हैं, जीव होंगे, ऑर्गेनिज्म होंगे, वो सब कैसा इकोसिस्टम बनाएंगे? इनके हिसाब से इकोसिस्टम बनाएंगे, ठीक है। जब हम मीठे पानी के उसकी जलीय तंत्र की बात करते हैं तो वहाँ पर 2 प्रकार के वाटर आते हैं। देखिए, प्रवाहित होता है और एक होता है स्थिर, यानी कि लोटिक, और एक होता है लैंटिक। प्रवाहित में यानी कि पानी बहता हुआ है, पानी रुक नहीं रहा है वहाँ पर, तो वहाँ पर कई सारे जो एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म वो नहीं जिंदा रह पाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह हैं और एल्गी वगैरह हैं, वो ठहरे हुए पानी में ही जीवित रह सकते हैं, बहते हुए पानी में वो नहीं होते। जैसे कि नदी है, नदी में आप देखते हैं कि हमें कभी भी एल्गी वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन जो स्थिर पानी होता है, जैसे कि तालाब है, उसका पानी हरा हो जाता है, ठीक है, और जैसे कि झील है, पोखर है, तो इनका पानी क्या हरा हो जाता है। तो हरा किस वजह से होता है? क्योंकि यहाँ पर एल्गी पनपने लग जाती है, क्योंकि पानी स्थिर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसके टाइप्स देखे पारिस्थितिकी तंत्र के, जैसे कि जलीय हो गया, जलीय में लवणीय, लवणीय, प्रवाहित, स्थिर, 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र और कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, विद एग्जांपल मैंने आपको समझाया है, ठीक है। अब बात आती है हमारे क्वेश्चंस की। मैं आपको 5 क्वेश्चंस दूंगा और इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, यानी कि किन 2 के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? पारिस्थितिकी, इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। क्या जीव और वातावरण के बीच का संबंध है? क्या मनुष्य और वन के संबंधों का अध्ययन है? क्या मृदा और जल के संबंधों का अध्ययन है? या पति और पत्नी के आपसी संबंधों का अध्ययन है? ये आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है।
दूसरा है इकोसिस्टम शब्द सबसे पहले किसने प्रयुक्त किया, यहाँ की शब्दावली किसने प्रस्तुत की, क्या फोर्ब्स ने की, बर्नाशुके ने की, थिनेमैन ने की या टेंसले ने की। ठीक है, ये भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं, वो दो घटक कौन कौन से हैं, क्या खरपतवार और सूक्ष्म जीव हैं, क्या जैविक और अजैविक हैं, क्या पौधे और प्रकाश हैं, क्या पौधे और जीव हैं, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कौन एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है, क्या रेगिस्तान प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है, क्या एक्वेरियम नहीं है, क्या वन नहीं है, या इनमें से कोई भी ऐसा तंत्र नहीं है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं कि कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, क्या धान का खेत है, या वन है, घास का मैदान है, झील है। इनमें से आप मुझे जो सही आंसर है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।